Hello my dear students. Today we will proceed to our chapter cash flow statement. In today's class I will explain you how to calculate cash flow from financing activity. So what is the meaning of financing activities? As I already explained you, those activities which are relating to arrangement of finance are called financing activities. Clear? तो आपको बिजनेस करना है तो कोई भी कंपनीज है उसको अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर भी ले जाना हो तो उसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फाइनेंस कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकती है? फाइनेंस को अरेंज करेगी, अरेंज करने पर उसे कैश मिलेगा, दैट विल बी कैश इनफ्लो। अब अरेंजमेंट की ऐसा तो है नहीं, कंपनी सिर्फ अरेंज करती है, उसे पेमेंट नहीं करनी होती, उसे रीपेमेंट भी करनी होती है। अगर किसी से लोन एक्वायर किया तो कंपनी को उसे लोन को रीपे भी करना है। क्लियर? तो वो हमारा क्या आएगा? कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों एक्टिविटीज हम स्टडी करेंगे। लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को आप इशू कर रहे हो, इशू करने पर कंपनी को फाइनेंस मिलता है तो वो क्या है? हमारा इनफ्लो। प्रोसीड मतलब रिसीव होना। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को इशू करने पर जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है। कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म पे आपने किसी से भी लोन एक्वायर किया है, वो भी हमारा इसी एक्टिविटी में आएगा। इवन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हमारी इसी एक्टिविटीज में आती है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हो वहां पे जब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ट्रीटमेंट करना होता है, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, तो जबकि हमारी शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर हम कह सकते हैं कैश क्रेडिट, ये है तो करंट लायबिलिटीज बट ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगी, ना कि उसका ट्रीटमेंट वहां हमें नहीं करना। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर उसका ट्रीटमेंट करना है, ना कि हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर वहां करोगे देन योर क्वेश्चन आंसर विल नॉट टैली। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ओवरड्राफ्ट का मीनिंग पता है, ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। ओवरड्राफ्ट बढ़ने का मीनिंग है यही है, आपने अपने बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल लिए तो ये भी हमारा इनफ्लो है। कैश क्रेडिट में इंक्रीज होना भी आपके लिए इनफ्लो है। तो ये हमारे पांचों टाइप्स थे इनफ्लो के। अब शेयर्स को कंपनी कभी भी रिडीम नहीं कर सकती, शेयर्स को बाय बैक किया जाता है। तो बाय बैक कर रही है कंपनी तो शेयर होल्डर को पैसे देगी, तो क्या होगा? हमारा आउटफ्लो होगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में पुट किया। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनका रिडम्पशन किया जा रहा है, उससे भी कैश आउटफ्लो हो रहा है। लोन की रीपेमेंट की जा रही है, क्योंकि लोन एक्वायर किया तो उसे पे भी करना है। ओवरड्राफ्ट में डिक्रीज होना या कैश क्रेडिट में डिक्रीज होना, इट मीन्स हमने बैंक में जो ज्यादा पैसे निकाले थे वो हमने पेमेंट बैंक को कर दी। क्लियर? तो शेयर्स पर तो क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या किसी तरीके का आपने कहीं से लोन एक्वायर किया था, वहां पर आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो। तो इन पर जो भी इंटरेस्ट बनता है, हमारा डिविडेंड बनता है, वो हमारा आउटफ्लो कहलाएगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इतना बस ध्यान रखना है, डिविडेंड हमारे काफी टाइप्स के होते हैं, लाइक इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। So what is interim dividend? The dividend which is paid during the year. The dividend is called interim dividend. And proposed dividend वो dividend होता है जो अभी propose की कि कंपनी हाँ इतना दे सकती है during the year. तो proposed dividend कौन से ईयर का लेना होता है? हमें प्रीवियस ईयर का लेना है। proposed dividend का हमारा ट्रीटमेंट यही रहेगा, जो हमने प्रीवियस ईयर सुपोज किया था कि इतना डिविडेंड दिया जाएगा, तो इसलिए हम सुपोज करते हैं कि करंट ईयर दिया ही वही जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर जो प्रपोज डिविडेंड बनाया गया था वो करंट ईयर पे किया जा रहा है, इसलिए हमें प्रपोज डिविडेंड, और यहाँ पे हमें आउटफ्लो ही दिखाना है जो पे किया गया है। जो प्रीवियस ईयर प्रपोज किया था ना वो कंपनी इस साल पे करती है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही एड होगा यहाँ। सॉरी, मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। और जो इंटरिम डिविडेंड होता है ये तो ड्यूरिंग द करंट ईयर पे किया जाता है, तो ये करंट ईयर का ही लेना है आपको। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में कि हमें ओपनिंग पे लेना है या क्लोजिंग में, और अगर रिवाइज करना चाहो तो उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। इंटरेस्ट और डिविडेंड का ट्रीटमेंट ओपनिंग बैलेंस पे करना है कब, और कब क्लोजिंग पे करना है। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, शेयर इश्यू किए सपोज कंपनी ने, तो जब कंपनी शेयर इशू कर रही है वो इशू डिस्काउंट पर तो शेयर सब होते नहीं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट हमारे, लेकिन शेयर्स प्रीमियम पर तो इशू हो सकते हैं। कैसे पता लगेगा इशू हुए? आपको बैलेंस गिवन होंगे प्रीवियस ईयर के भी और
करंट ईयर के भी। तो सपोज प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 1 लाख और करंट ईयर के शेयर्स का बैलेंस दे रखा है 250। ये शेयर कैपिटल का बैलेंस गिवन है। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि 1,50,000 के शेयर्स कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर इश्यू किए। तो इनका डिफरेंस देख के पता लगता है 150 के इश्यू किए। अब आपको एडजस्टमेंट में लिखा हुआ मिल सकता है द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इट मीन्स जो 150 के शेयर्स इश्यू किए हैं वो 10% प्रीमियम पर इश्यू किए। तो 10% हमें किसका लेना है 1,50,000 का। तो 150 प्लस 15,000 कितना आ गया 1,65,000। तो अब आप प्रोसीड फ्रॉम इश्यू शेयर में कितनी अमाउंट लिखोगे 165। क्लियर। और जो हमारे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हैं दीज कैन बी इशू एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम बोथ। ये डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं और प्रीमियम पे भी, लेकिन हमारे शेयर सिर्फ प्रीमियम पे ही इशू होते हैं। तो अगर सपोज करो डिबेंचर्स इशू हुए और वो डिस्काउंट पर इशू हुए, तो डिस्काउंट पे इशू होने का मतलब पता है आपको, मीन्स आपको कम अमाउंट रिसीव हुई है। लाइक 100 की फेस वैल्यू का शेयर 95 में इशू हो रहा है, तो इट मीन्स किस पर इशू हो रहा है डिस्काउंट पर। तो ऑब्वियसली डिस्काउंट को अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। सपोज ये अमाउंट हमारी डिबेंचर्स की ही है 1 लाख के शेयर 250 होगी अमाउंट हमारी डिबेंचर्स की। तो इट मीन ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 के इश्यू हुए और क्वेश्चन में मेंशन है कि 5% डिस्काउंट पर इश्यू हुए। तो अब आप डिस्काउंट को 5% को क्या कर दोगे माइनस करके अब जो अमाउंट आएगी 7,500 आ गया 5%। तो अमाउंट आ गई हमारी 1,42,500। तो अब जो ट्रीटमेंट होगा वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको होगा और वहां प्रीमियम ऐड, क्योंकि ऑब्वियसली विद प्रीमियम अमाउंट रिसीव होती है और डिस्काउंट कट करने के बाद। क्लियर। लाइकवाइज जो रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन भी हमारा प्रीमियम पे हो सकता है। तो रिडम्पशन के टाइम अगर प्रीमियम मेंशन है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ तो आपको वो अमाउंट ऐड करके ही दिखानी है। क्लियर। लाइकवाइज बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का देख लेना, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं तो वो इनफ्लो को शो करेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो वो आउटफ्लो को शो करेंगे। क्लियर। तो ये था हमारा किस तरीके से हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। एंड प्रपोज डिविडेंड का आई थिंक आपको ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर कौन सी ईयर की अमाउंट लेनी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, प्रीवियस ईयर की। और लाइकवाइज जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वर्किंग नोट में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है तो वहां जो प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है वहां भी प्रीवियस ईयर का करना है और यहाँ भी प्रीवियस ईयर का ही माइनस करना है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजन। क्लियर। प्रीवियस ही ऐड वहां पर जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं और प्रीवियस का ही हमें माइनस करना है एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव आइटम शो करना है। क्लियर। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या लेना है हमें, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस एंड करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है हमारा यहाँ से मार्केटेबल सिक्योरिटी से, मतलब जब चाहे हम मार्केट में उनको जाके सेल कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे किस में आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। मीन्स मैंने किसी कंपनी की सिक्योरिटी परचेज की हुई है, अगर वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है मीन्स मैं जब चाहूँ उसे सेल कर सकते हो, सेल करने से ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा कैश, इसलिए वो किस साइड में आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बैलेंस लेने हैं। क्लियर। तो अब आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बाद। कंप्लीट क्वेश्चंस कैसे होता है हमारा, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना आ चुका है कैसे कैश फ्लो फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टिंग से कैसे करते हैं, फाइनेंसिंग से कैसे करते हैं। तो तीनों एक्टिविटीज का अब आपको निकालना पड़ेगा कैश फ्लो। तीनों एक्टिविटीज का ऐड करने के बाद सपोज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग, तीनों से आपको कैश फ्लो रिसीव हुआ। सपोज ऑपरेटिंग से रिसीव हुआ 45,000, इन्वेस्टिंग में सपोज आउटफ्लो आया नेट हमारा और फाइनेंसिंग में आया सपोज 50,000। तो नेट कैश कितना आया हमारे पास 50, 45, 95 माइनस 20, 70,000। तो इट मीन नेट कैश जो कि तीनों एक्टिविटी से हम देख पा रहे हैं कितना रिसीव हुआ है 70। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हो आप
कि आपने जो क्वेश्चन किया वो सही है या नहीं। किस तरीके से, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस तो ऐड करना है, ओपनिंग बिगनिंग बैलेंस को ऐड करना है। बिगनिंग बैलेंस को जब ऐड करोगे आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो एंडिंग बैलेंस होगा ना उसके इक्वल हमारा आंसर आएगा। क्योंकि देखो ऑब्वियस है कि हमें आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है, बिगनिंग में मेरे पास था सपोज 20,000 का कैश और क्लोजिंग में हमारे पास हो रखा है 90 का। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में कितना कैश आया, 70। और आपको क्वेश्चन तीनों एक्टिविटी से करने के बाद पता लग रहा है कि 70 का कैश रिसीव हुआ हमें ड्यूरिंग द ईयर और 20 हमारे पास ओपनिंग था, तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए 90। और बैलेंस शीट में अगर ये 90 ही दे रखा है इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करेंगे। अलग अलग एक्टिविटी से निकालो, फिर नेट कैश देखो, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करो और क्लोजिंग बैलेंस को लेस कर दो। क्लियर? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होता है।